लुटन आईया कानून पढ़न नहीं ते मोले चट दी ऐसी थी कैसी तू मैनू अपने पिंड दा नां दस वे जे ओदा जनाजा तेरे पिंड लेके ना अपना ते मैनू नतनी ना मन्नी मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता पैना रब दे बाद उन्हें सिर्फ मैं मार सकता। फिल्म स्टार चकोरी अपने शौहर मुश्ताक चंगेजी के साथ कराची से लाहौर आई तो सुल्तान राही पर आशिक हो बैठी। मुश्ताक चंगेजी से बर्दाश्त ना हुआ तो उसने चकोरी को छुरियों से जख्मी कर दिया। फिर मुस्तफा कुरैशी ने कैसे मुश्ताक चंगेजी का जेल तक पीछा किया। कैफी और चकोरी के इश्क का इबरतनाक इंजाम कैसे हुआ जिसने उन्हें नशे का आदी बनाकर मौत की बाहों में सुला दिया। चकोरी ने अपनी वालदा की वो कौन सी बात नहीं मानी थी जिसे वो अक्सर तंगी और हालात के दिनों में याद किया करती थी। चकोरी अपना सामान उठाकर कैफी से चोरी कहाँ भागी कि फिर वापस न आई और यही गम कैफी की जान ले गया। चकोरी की मौत के 7 दिन पहले मुअर्रिखीन ने तंगी और हालात की ऐसी तस्वीर खींची कि रूह लर्ज कर रह जाती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक वाला काम तो करते जाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तब सब्सक्राइब भी कर लेना। माजी की नामवर अदाकारा चकोरी का असल नाम खावर सुल्ताना था। वो गुजरात में एक मशहूर रकासा सुरिया के यहाँ पैदा हुई। डांस की तरबियत उसने अपनी वालदा से हासिल की। खूबसूरती का कोई ऐसा अंसर नहीं जो अल्लाह पाक ने उसको ना दिया हो। अगर उसकी खूबसूरती की बात करें तो एक नौखेज कली थी, आहू चशम शगुफ्ता रू थी, लालाए रुखसार और सेमी बदन था। शकरीन लब और नाजुक कमर की वजह से वो हुस्नो जमाल का एक ऐसा मुजस्मा थी जिसकी मिसाल कम मिलती है। वो हुस्नो मलिका एक दिल फरेब नमूना थी। अपनी ख्वाब आलूद निगाहों से जब किसी की तरफ देखती थी तो ऐसा मालूम होता था कि उसकी तफसीरे हयात पढ़ रही है। डांस की बाकायदा तरबियत हासिल करने के बाद वो फिल्मों में आ गई तो इस फिल्मी परी का नाम खावर सुल्ताना से तब्दील करके चकोरी रख दिया गया और इसको 1968 में सिंधी सिनेमा फिल्म शहरो फिरोज में शेख हसन ने महपारा और मुश्ताक चंगेजी के साथ मुतारिफ करवाया। फिर 1969 में वो महपारा और मुश्ताक चंगेजी की दूसरी सिंधी फिल्म चांडोकी में भी जलवागर हुई। उसके बाद 1970 में एक सिंधी फिल्म बनाई गई जिसका नाम था घूंघट लाई कंवार। ये पहली सिंधी फिल्म थी जिसमें मैडम नूरजहां और मेहदी हसन ने अपने गीत रिकॉर्ड करवाए थे। इसमें चकोरी और खानम की बेहतरीन अदाकारी ने फिल्म को हिट करवाया और फिर उसके बाद चकोरी ने 13 सिंधी फिल्मों में काम किया जिनमें महबूब मिठा, प्यार कियो सिंघार, प्यार तां सदके, मंझू प्यार पुकारे, सिंधड़ी तू सदके, रुत इन अजरक की वजह से उसने शनाख्त बनाई। मुअर्रिखीन बताते हैं कि चकोरी की फिल्म प्यार कियो सिंगार की तकमील के दौरान चकोरी और फिल्म के हीरो मुश्ताक चंगेजी के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ी, मगर उसकी वालदा सुरिया को चकोरी का मुश्ताक चंगेजी को मिलना हरगिज पसंद नहीं था। लेकिन वालदा की मुखालफत के बावजूद चकोरी ने अदालत में जाकर मुश्ताक चंगेजी से शादी कर ली। फिर चकोरी और मुश्ताक चंगेजी ने सोचा कि अभी तो उनकी शोहरत सिंध तक ही महदूद है, क्यों न पंजाब में जाकर किस्मत आजमाई की जाए। मुश्ताक चंगेजी को पता था कि उसकी बीवी खूबसूरत है जिस वजह से उन्हें जल्द ही अच्छे मौके मिल जाएंगे। इन दिनों लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री पर भट्टी बरादरान और सुल्तान राही की शोहरत की धूम थी। इन दोनों मियां बीवी ने रखते सफर बांधा और लाहौर आ पहुंचे, जहां उन्हें सबसे पहले इकबाल यूसुफ ने अपनी उर्दू फिल्म जासूस में कास्ट किया जिसका टाइटल रोल सुल्तान राही ने अदा किया था। इस उर्दू फिल्म में सुल्तान राही एक्शन हीरो के तौर पर जलवागर हुए। इसमें चकोरी के साथ रुजीना, मुमताज, अदीब, खालिद सलीम मोटा और गुलाम मुहियुद्दीन को कास्ट किया गया। ये फिल्म कामयाबियां तो न समेट सकी, फ्लॉप होने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में चकोरी को शनाख्त जरूर दे गई। उसके बाद 1977 में ही उसे एक पंजाबी फिल्म कौन शरीफ कौन बदमाश में जहूर हुसैन गिलानी ने कास्ट किया। इसमें
कैफी और सुल्तान राही की शानदार अदाकारी के साथ मुसर्रत शहीन, नाजली और चकोरी जैसी प्रोफेशनल डांसर ने फिल्म में आग से लगा दी थी। उसके बाद चकोरी के आगे उर्दू और पंजाबी फिल्मों की लाइन लग गई। चकोरी को फिल्मों में हीरोइन का मकाम हासिल करने के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत थी और अपने अदाकार खामन की मौजूदगी में उसे ऐसे मौके मिलना बहुत मुश्किल थे। खुद मुश्ताक चंगेजी भी अपनी बीवी के हमरा ये सोच कर लाहौर आया था कि उसे भी फिल्मों में हाथों हाथ लिया जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका। मुश्ताक चंगेजी सिंधी फिल्मों का मकबूल हीरो जरूर था, मगर लाहौर में किसी भी फिल्म मेकर ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। दूसरी जानिब चकोरी ने पंजाबी फिल्मों के सबसे बड़े अवामी हीरो सुल्तान राही को अपने हुस्न और अदाओं के दामन में फांसने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब तो ना हो सकी, मगर सुल्तान राही ने उसे चंद एक फिल्मों में काम दिलाने के लिए सिफारिश जरूर की। उसके बाद चकोरी का बहुत ज्यादा रुझान इनायत हुसैन भट्टी के छोटे भाई कैफी की तरफ हो गया। इन दिनों कैफी एक कामयाब डायरेक्टर भी बन चुके थे और अपनी ही फिल्मों में काम करके एक कामयाब हीरो भी बन चुके थे। मुश्ताक चंगेजी और चकोरी के दरमियान इन्हीं मामलात को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हुए। मुश्ताक चंगेजी किसी अच्छे मौके की तलाश में थे। वो सारे हालात अपनी आंखों से देख चुके थे। उसने इरादा कर रखा था कि वो चकोरी को हमेशा के लिए खत्म करके चुपके से वापस भाग जाएगा। आखिर उसे एक दिन ये मौका भी मिल गया। उसने खंजर चकोरी के पेट में घोंप दिया। वो बुरी तरह जख्मी हो गई। फौरन तबी इमदाद की वजह से उसे बचा लिया गया और मुश्ताक चंगेजी को जेल हो गई। कुछ अरसा बाद मारूफ अदाकार मुस्तफा कुरैशी ने मुश्ताक चंगेजी की जेल से रिहाई में मदद की। उसके बाद उन दोनों मियां बीवी के रास्ते अलग हो गए। वो चकोरी को तलाक देकर लाहौर से वापस चले। चकोरी को फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ तो उसे कामयाबियां भी मिलने लगी। खास तौर पर पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख साज पंजाबी फिल्म मौला जट में चकोरी के अक्खड़ मिजाज किरदार दारो नतनी ने उसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उस फिल्म में वो अदाकार कैफी की हीरोइन बनी थी और उसी फिल्म से वो दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए, जिसके बाद कैफी और चकोरी ने मोहब्बत की शादी कर ली। कैफी ने चकोरी से शादी करके उसे इकबाल टाउन में एक कोठी लेकर दी और अपना पहला घर छोड़कर चकोरी के साथ रहने लगे। चकोरी ने इब्तदा में तो एक वफादार बीवी का फर्ज निभाते हुए खुद को कैफी तक ही महदूद रखा और उसी की फिल्मों में ही काम किया। आखिरकार वक्त बदला, हालात बदले तो जिवाल ने कैफी के गिर्द घेरा तंग करना शुरू किया तो उनके पास फिल्मों की तादाद खतरनाक हद तक कम हो गई। लाजवाब हिदायतकार होने के बावजूद कैफी को फिल्म साजों की जानिब से नजरअंदाज किया गया तो उनके माली हालात भी खराब होना शुरू हो गए। चकोरी ने दूसरे फिल्म मेकर्स के साथ काम करना शुरू किया मगर हालात बेकाबू हो गए। वक्त की दौड़ में शामिल होने के लिए कैफी ने बहुत हाथ पांव मारे मगर बात ना बन सकी। दौलत में खेलने वाली चकोरी के लिए ये सब कुछ नया और नाकाबिले बर्दाश्त था। नतीजे के तौर पर इन दोनों मियां बीवी के दरमियान तलखियां बढ़ना शुरू हो गईं। बात अलहदगी तक जा पहुंची मगर कैफी और चकोरी के बेटे इस फैसले के दरमियान दीवार बन गए। इन दोनों मियां बीवी ने अपना घर बचाने के लिए एक दरमियानी रास्ते का इंतखाब किया। उनके ख्याल में हालात को संभालने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया था। कैफी और चकोरी ने बहमी रजामंदी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। ये ऐलान हकीकत नहीं बल्कि एक सोचा समझा ड्रामा था। अलहदगी के ऐलान के बाद चकोरी को बहुत सी फिल्मों में कास्ट कर लिया गया। कैफी का ख्याल था कि इन फिल्मों से मिलने वाली रकम चकोरी की गुजर बसर के लिए काफी होगी और अब वो फिर से एक साथ जिंदगी गुजारने लगेंगे। यही सोचकर वो खुद साख्ता अलहदगी खत्म करके दोबारा एक हो गए मगर जिवाल ने फिर भी जान न छोड़ी। कैफी चूंकि एक बहुत बड़ा फिल्म साज और हीरो रह चुका था, चकोरी भी बहुत बड़ी अदाकारा थी। ऐशो इशरत और पैसे की रेल पेल में जिंदगी गुजारी थी मगर अब हालात वो ना रहे थे तो वो दोनों डिप्रेशन में चले गए तो नशा करना शुरू कर दिया और जिस्मानी तौर पर खत्म होना शुरू हो गए। नशे ने उनकी तमाम बुनियादी सलाहियतें सलब करके उन्हें कमजोर करके रख दिया। चकोरी शायद अब कैफी के हालात खराब होने की वजह से कुछ और ही सोच रही थी। वो कैफी को छोड़कर अपने बच्चे समेत कराची जाने के लिए संजीदगी से गौर करने लगी और जल्द ही उसे अपने मंसूबे पर अमल दरामद करने का मौका भी मिल गया। कैफी हफ्ते के 2 दिन गजाला और बच्चों के साथ गुजारने जाते थे। इसी गैर हाजिरी का चकोरी ने फायदा उठा
کھایا اور گھر کا سامان اٹھا کر گاڑی پر لوڈ کر کے بچوں سمیت کراچی آ گئی۔ چکوری کا یوں اچانک چھوڑ کر جانا کیفی کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ چکوری خالی ہاتھ کیفی کی زندگی میں آئی تھی، جسے شہرت، عزت اور دولت کیفی ہی کی بدولت ملی تھی۔ کیفی ہی نے اسے اپنی فلموں کے ذریعے ایک کامیاب اداکارہ اور ہیروئن بنایا، عزت دی، گھر دیا، عیش و آرام کی زندگی دی، مگر وہ پھر بھی انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس بار کیفی نے جذبات کی بجائے دماغ سے کام لیتے ہوئے چکوری کو طلاق دے، مگر یہ صدمہ ایک روگ بن کر ان کی زندگی کو اندر سے کھانے لگا۔ یہی غم اور بے وفائی کا زخم کیفی کو بیماری کی شکل میں ایسا لگا کہ آخر کار وہ موت کی باہوں میں جا سوئے، مگر اس کے بعد چکوری نے بھی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ اللہ معاف کرے، اس کی زندگی کے آخری دن بھی بہت قسم پرسی میں گزرے۔ وہ ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگی، اس کے پاس اس مکان میں ایک چارپائی اور 2 کرسیوں کے سوا کوئی بھی چیز نہیں تھی، کھانے کے برتن بھی نہیں تھے، نہ کوئی فرنیچر، نہ آرائش و زبیش کی کوئی چیز تھی۔ اپنے دور کی بہت بڑی ایکٹریس اس ویران اور سنسان گھر میں اپنے جوان سالہ بیٹے کے ساتھ تنہا رہ رہی تھی، اور وہ بیچاری بہت برے حالات دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ بس دعا ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام گناہوں لغزشوں کو معاف کرے اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ